दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एल कालरा, साउथ दिल्ली से फिजिशियन। आज की छोटी सी वीडियो आम लोगों को जानकारी देने के लिए कोविड के वैक्सीन के बारे में और कोविड की नई स्ट्रेन्स के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि जो नई स्ट्रेन कुछ कंट्रीज में जैसे यूके में, साउथ अफ्रीका में, कुछ एक और कंट्रीज में भी पाई जा रही है, ये देखा गया कि इस म्यूटेशन से ये कोविड-19 जल्दी जल्दी फैलेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी फैलना, इस तरह की म्यूटेशन होना आरएनए वायरसेस का एक स्वभाव है, कोई नई बात नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा भयभीत होने की भी ज़रूरत नहीं है। वही सारे तरीके जो हमें अब तक कोविड से बचाते आए हैं, जैसे कि मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और बीटाडीन के गार्गल्स और इस तरह की सारी सिंपल सी बातें जो हमें अभी तक कोविड से बचाती आई हैं, वो इससे भी बचाएंगी। तो कोई खतरा नहीं बढ़ गया है, सिर्फ इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ गया है। अगर कोई बिना मास्क के बाहर घूमे और क्राउडेड जगह पे चला जाए और इस नई स्ट्रेन से वो इन्फेक्टेड हो, तो इन्फेक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। इसके बारे में भी हमने जिक्र किया था कि शायद ये आने वाले टाइम में हर्ड इम्यूनिटी को जल्दी लाने का भी एक सबब बन सकती है, वो अलग बात है। आज की खास जानकारी मैं देना चाह रहा था कोविड के वैक्सीन के बारे में। यूं तो 6-7 टाइप के वैक्सीन बन सकते हैं और 4 टाइप के वैक्सीन तो बन भी चुके हैं। सबसे आसान, सबसे सिंपल किल्ड वैक्सीन। वायरस को किल कर दो, वायरस अब बीमारी नहीं फैलाएगा, लेकिन उसके अंदर वो प्रोटीन तो मौजूद है जो अगर हमारी बॉडी में जाए तो हम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो ऐसा ही वैक्सीन सारे दुनिया में फ्लू के लिए यूज होता रहा है। किल्ड वैक्सीन पोलियो के लिए भी यूज होता रहा है। बहुत सारे वैक्सीन्स हैं जो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं और ये सबसे आसान है, साइड इफ़ेक्ट सबसे कम होते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ज़्यादा वॉल्यूम हम बना सकते हैं और इस पे हमारा तजर्बा सबसे ज़्यादा है। हमारा कॉन्फिडेंस इस तरह की टेक्निक पे सबसे ज़्यादा है। दूसरी टेक्निक जो सबसे नई है वो है mRNA टेक्निक, मैसेंजर आरएनए। तो इसमें क्या करते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो वायरस का है वो हम इंजेक्ट करते हैं। उस मैसेंजर आरएनए की वजह से हमारे अंदर प्रोटीन बनेंगे। वो वायरस के प्रोटीन नहीं है, वो प्रोटीन हम बनाएंगे जो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में मदद करेंगे। तो ये सबसे नया तरीका है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए कम है कि तजर्बा अभी नहीं है, वरना ये टेक्नोलॉजी अगर कामयाब होती है तो ये सारी गेम पलट देगी और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन क्योंकि तजर्बा कम है इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। और साथ में एक माइनस पॉइंट है इस टेक्निक का कि इसमें वैक्सीन को -70 डिग्री तक हमें कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद इसको थॉइंग करके और विद इन 5-6 आवर्स वी हैव टू यूज़। तो ये सब इसके साथ इफ एंड बट्स हैं जो किल्ड वायरस के साथ ऐसा नहीं है। वो सिंपल उसका प्रोटोकॉल आसान है और अभी तक हम उसको बहुत यूज़ कर चुके हैं। एक और भी अच्छा तरीका है, वेक्टर वैक्सीन बोलते हैं उसको, कि हम किसी और वायरस को एज ए व्हीकल बना के कोविड-19 के कुछ पार्ट्स जो स्पाइक प्रोटीन के हैं वो उसमें कॉन्जुगेट कर देते हैं और फिर वैक्सीन बनाते हैं। ये तरीका भी बहुत अच्छा है और ये तरीका इंडिया में कोविशील्ड के नाम से जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, यही टेक्निक ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेटिका जिन्होंने वेक्टर बोर्न वायरस बनाया है, बहुत अच्छा है, साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और इसको ट्रांसपोर्ट करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें जो ऑक्सफोर्ड वालों ने यूज़ किया है वो चिंपैंजी का
एडिनोवायरस 5 को यूज़ किया है और साथ में स्पाइक प्रोटीन। इसके रिजल्ट अच्छे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और इसकी अवेलेबिलिटी जल्दी ही होने वाली है। एक ह्यूमन वेक्टर वायरस को, ह्यूमन एडिनो वायरस को यूज़ करके स्पुतनिक बनाया गया है, जो अभी तक का सबसे पहला वैक्सीन था। उसी लाइन पे, उसी डिज़ाइन पे जॉनसन एंड जॉनसन वाले भी ह्यूमन एडिनो वायरस पे काम करके वैक्सीन बना चुके हैं, बस उनकी ट्रायल चल रही हैं। कुछ और भी वायरसेस पे वैक्सीन बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ अंडर ट्रायल हैं। उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे। तो मोटे तौर पे जो हमें मिलने वाला है वो है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक का है, किल्ड वायरस है। ये सबसे आसान, सस्ता, टिकाऊ। कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट का है वो भी जल्दी ही मिलने वाला है, वो वेक्टर वायरस है। बाकी वायरसेस जो बाहर से आने वाले वैक्सीन हैं, जैसे कि mRNA वाले हैं, उनके बारे में अभी हमें इतनी डिटेल में जानकारी प्राप्त नहीं है कि हाँ कब और कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसके लिए कोल्ड चेन की स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है। अब कुछ एक आपकी भ्रांतियाँ दूर कर दूं कि जिनको भी ये वायरस का टीका लग जाएगा, उनमें 2 टीके लगने के बाद ही पूरी इम्यूनिटी बनेगी। एक टीका लगने से वो इम्यूनिटी हो सकता है आधी अधूरी हो, 60% ऑफ द टोटल हो, व्हाटएवर। और दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी आज तक किसी भी वैक्सीन ने 100% इम्यूनिटी नहीं दी है। ये हो सकता है 90% दें, 70% दें, कितना दें और कितने समय के लिए दें, ये वक्त बताएगा। अभी तक की हमारी जानकारी ये कहती है कि कम से कम 6 महीने तक तो इसका प्रभाव रहेगा, हो सकता है साल तक रहे। जैसे हम हर साल फ्लू का वैक्सीन लगवाते हैं, इस केस में भी ऐसा होने की संभावना तो हो सकती है। चाहे तो वो इम्यूनिटी अगले साल कम हो जाए इस वजह से, या ये भी हो सकता है कि जो वेरिएशन आ जाती हैं कल को, अभी तक तो ऐसा नहीं देखा कि इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाए कि वो स्ट्रेन नई हो जाए और हमें नया वैक्सीन बनाना पड़े उसके लिए। कुछ ना कुछ इम्यूनिटी तो मिलेगी, लेकिन पूरी इम्यूनिटी कब तक रहेगी, क्या वो बदलते हुए स्ट्रेन्स पे उतनी ही इफेक्टिव होएगी, अभी इसकी जानकारी पूरी नहीं है। आज तक की अंडरस्टैंडिंग कहती है कि इफेक्ट तो होगा, हो सकता है कम हो। वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर कोई ये सोचे कि अब वो बिना मास्क के पहले जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने वैक्सीन लगवा लिया तो हम तो प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन हम, जैसे फोमाइट कहते हैं, एज ए कैरियर दूसरों को तो हम ये बीमारी फैला ही सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने ग्लव्स पहन लिए तो मेरे हाथों को मिट्टी नहीं लगेगी क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं। लेकिन अगर मैं कोई मिट्टी वाली चीज़ को छूता हूँ और फिर किसी साफ जगह को छूता हूँ तो वहाँ पे मिट्टी तो मैं फैला सकता हूँ। तो ऐसा ही इसमें होगा, मेरे पास इम्यूनिटी है, मेरे को बीमारी नहीं होगी, लेकिन मैं वायरस को एज ए कैरियर तो एक्ट कर सकता हूँ। वायरस मेरे हाथों पे आ सकते हैं, नाक मुंह पे भी आ सकते हैं, मैं खांसी करके उसको फैला सकता हूँ। ये अलग बात है कि वो मेरे को वायरस नुकसान नहीं करेगा क्योंकि मेरे में इम्यूनिटी है, वो मर जाएगा। तो इस छोटी सी जानकारी के साथ आप सबको नमस्ते।